सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं और आज का टॉपिक नया है। आज हम लोग एक नया टॉपिक आरंभ करने वाले हैं। तो टॉपिक जो है आप सभी के ग्रुप में हमने भेज दिया है और टॉपिक का नाम है धातु। जिस प्रकार से जिस दिन क्लास आरंभ हुआ था उस दिन हमने आपको एक ही सूत्र दिया था और उसी सूत्र को हम लोग अभी तक जो है अनुसरण कर रहे हैं। क्या सूत्र था जी? दोष धातु मलम मूलम ही शरीरम। कि अपने शरीर का जो आधार है दोष धातु मल है, तो हम इसी को मजबूत बनाते हैं। जो आधार है, जो बेस है, उसको हम मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग जो है दोष के बारे में विस्तार से पढ़ा, क्योंकि दोष क्या है? शरीर का आधार है। और धातु भी क्या है? शरीर का आधार है। तो अभी जो आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये धातु है जी। दोष मैंने आपको दोषों के अनंत भेद होते हैं, कल मैंने ऐसा बताया था, लेकिन उसमें से 63 भेद जो है, दोषों के 63 भेद के बारे में जानकारी कल दिया था। और अब जो है पढ़ेंगे जो शरीर का जो दूसरा आधार कहा गया है, जिसे हमें बैलेंस रखना होता है, वो है धातु। तो दोष धातु मल इस प्रकार से पढ़ेंगे। मल के बारे में भी पढ़ेंगे, मल भी इम्पोर्टेंट है। तो क्या है मल, ये भी जानेंगे। तो आज से जो है अपना टॉपिक जो है एक नया टॉपिक आरंभ होता है। तो वैसे कोई बात नहीं, हमने आप सभी को पहले बता ही दिया था, लेकिन बहुत सारे साथी जुड़ना चाह रहे थे क्लास से, उनको मैंने रोक रखा था कि आप रुक जाइए, कि अभी टॉपिक जो है अगर बीच में आ जाते हैं तो हो सकता है समझ में न आए। वैसे तो जो भी साथी क्लास ज्वाइन किए उनको सभी को समझ में आया था हमारा टॉपिक, लेकिन आज से एक नया टॉपिक है। तो अब जो है कोई साथी जुड़ना चाहते हैं तो उनको आप जोड़ सकते हैं, इनको बता सकते हैं कि एक नया टॉपिक आरंभ हुआ है, जिसे आप सुनेंगे, क्लास में आएंगे तो आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। ऐसा है। तो आज का जो टॉपिक है धातु है ना। तो ये भी बहुत ही विस्तार से और बहुत ही गहराई से और बहुत ही, क्योंकि इसका जो महत्व है बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि ये शरीर का आधार है जी, स्वास्थ्य का आधार है, शरीर का आधार बताया है सुश्रुत ऋषि ने कि दोष धातु मल मूलम ही शरीर। मूलम मतलब आधार है जी। तो जो धातु है अपने शरीर का आधार है। तो इसी को लेकर के आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो है 1-2 दिन का टॉपिक नहीं रहेगा, ये भी जो है एक लंबी टॉपिक हमने बनाया है, एक लंबी सिलेबस बनाया है। क्योंकि जब तक हम अपने आधार को नहीं पढ़ेंगे, सही ढंग से आधार को नहीं समझेंगे, यानी कि अपने आधार को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हम आगे बढ़ के भी क्या करेंगे? फार्मूला रट करके विभिन्न प्रकार के दवाई के बारे में पढ़ के भी क्या करेंगे? तो अपने आधार को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। और हमें भी खुशी है कि आप सभी लोग पढ़ रहे हैं जी, है ना। नहीं तो लोग जो है बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते कि ये सब क्या चल रहा है, बात पीत का भाव, तो आगे पढ़ा ही नहीं रहे हैं कि कोई फार्मूला बताएं जिससे क्या है कि झट से कोई हम इलाज कर सकें। तो आप लोग समझ चुके हैं कि डॉक्टर बनने में भी जो BMS करते हैं, MBBS करते हैं, 5 साल लगते हैं। तो कम से कम आप 5 महीना धैर्य से तो पढ़ें। तो आप लोग पढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन जो है अपने ग्रुप में जो है मेंबर भी बढ़ते जा रहे हैं। आज भी हमने 3-4 लोगों को, मतलब नए साथी जो थे, उनको जोड़ा गया, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आज का टॉपिक आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक क्या है जी? धातु है। तो सबसे पहले आपको मैंने धातु के बारे में ही समझाना है। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि दोष में मैंने आपको बताया दोष किसे कहते हैं, इसी प्रकार से धातु किसे कहते हैं। तो सबसे पहला जो है इसी को समझना है, धातु किसे कहते हैं। तो इसे पढ़ेंगे। इसके बाद जो है धातु की उत्पत्ति पढ़ेंगे कि ये कैसे उत्पन्न होती है, और इसके बाद उसके कार्य पढ़ेंगे, एक एक धातु के कार्य पढ़ेंगे। लेकिन आज जो है प्रमुख रूप से धातु की उत्पत्ति तक ही रहेगा, चैप्टर सीमित है आज, ठीक है। और इस कार्य भी वैसे बता दिया गया है शॉर्ट में। इसके अलावा जो है सप्त धातु की जो है और विस्तार तरीके से बताने वाले हैं।
ठीक है, तो आज से ये टॉपिक अपना आरंभ करते हैं। तो कोई भी साथी यहाँ से पढ़ सकते हैं धातु शब्द की निरुक्ति। पढ़िए कोई भी साथी। हाँ, धातु शब्द की निरुक्ति। रस, रक्त, मांस, मेद, हड्डी, मज्जा और शुक्र ये 7 पदार्थ स्वयंस्थित होकर मनुष्यों के देह को धारण करते हैं, अतः एवं ये धातु कहलाते हैं। यहाँ पे धातु की परिभाषा बताया गया है जी कि ये धातु क्या है, किसे कह सकते हैं हम धातु। तो धातु उसे कहते हैं जो धारण और पोषण करे जी। यहाँ पे केवल धातु देखिए आया है कि ये शुक्र ये 7 पदार्थ स्वयं स्थित होकर मनुष्य के देह को धारण करते हैं। और यहाँ पे एक शब्द और आनी चाहिए थी, पोषण करते हैं। तो कोई बात नहीं, अलग अलग शास्त्रों में ये वर्णन है। आगे भी मैं अष्टांग हृदय का और शार्ंगधर संहिता का बताने वाला हूँ। वहाँ पे साफ साफ बताया गया है जो शरीर का धारण करे और पोषण भी करे। जैसे आपके शरीर में रक्त है जी, तो रक्त को क्या है, धारण कर रहा है, शरीर का धारण करने का कार्य करता है और रक्त से ही पोषण कर रहा है। तो इसलिए आपके शरीर में जो रक्त हैं वो धातु हैं। इसी प्रकार से पहला जो है धातु रस है। तो धातु की जो है, धातु शब्द की निरुक्ति कहाँ से हुई है, तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सर्वप्रथम क्या है, रस धातु की उत्पत्ति होती है। इसके बाद रक्त आया है, फिर मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ये 7 धातु क्रम से बताया गया है, क्रम से बताया गया है ना। ये 7 धातुएं अर्थात रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये 7 पदार्थ स्वयं स्थित होकर मनुष्य के देह को, शरीर को धारण करते हैं। तब ये धातु कहलाते हैं। तो बताया ही तो गया, धारण कौन कर सकता है। धारण तो जो आधार होता है वही धारण कर, मतलब क्या है कि आधार को मजबूत बनाएंगे तो ही हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो आधार क्या है, तो दोष है, धातु है, मल है। तो ये जो धातुएं हैं, तो धातुएं 7 प्रकार की बताए गए हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। इसे समझना है। अब बारी बारी से समझेंगे ये क्या है, असल में ये क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण से भी समझेंगे कि ये क्या है। तो आयुर्वेद शास्त्रों में तो जी रस धातु के रक्त का प्रमाण भी बताया गया है कि इतना मतलब क्या है कि प्रमाण जो है आपका रस धातु है, रक्त धातु है, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि, मज्जा, शुक्र धातु आपके शरीर में इतने प्रमाण है, ये बताया गया है शास्त्रों में। मतलब अष्टांग हृदय में भी बताया गया है, चरक संहिता में भी बताया गया है। तो ये सब जो है इसी अध्याय में हम लोग देखने वाले हैं, इसी टॉपिक में, धातु टॉपिक में। तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये 7 पदार्थ स्वयं स्थित होकर मनुष्य के शरीर को धारण करते हैं, पोषण करते हैं। ये यहाँ पे आएगा और आगे के शास्त्र, दूसरे शास्त्रों में ये वर्णन है कि धारण और पोषण करते हैं। ये तब ये धातु कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और ये जो है आप देख सकते हैं पोस्ट, इसमें बताया गया है पहले रस धातु, हमने जो भी आहार हमने ग्रहण किया उसका रस धातु बनता है, फिर क्रमशः रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र बनता है। तो ये सप्त धातु की उत्पत्ति जो है भागवत से क्या कहते हैं, तो ये पढ़िए धातुओं का वर्णन, ये पहले अध्याय में ही है। हाँ जी, पढ़िए। धातुओं का वर्णन। आयुर्वेद शास्त्र में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा तथा शुक्र ये 7 धातु कहे जाते हैं। और जब ये वात आदि दोषों द्वारा दूषित किए जाते हैं तो इन्हें दृश्य कहते हैं जी। देखिए जो सूत्र, हाँ सूत्र ऐसा बताया गया है, पहला ये अष्टांग हृदय पहले अध्याय का ये सूत्र है। इसमें ऐसा भागवत ने बताया है कि रसा, श्रृंगवांश, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्रानी धातवा। आया समझ में? फिर से समझाता हूँ। इसमें 7 धातुओं का नाम जो है संस्कृत में बताया गया है, संस्कृत का सूत्र है रसा, श्रृंगवांश, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्रानी धातवा। यानी कि ये 7 धातु है जी। क्या क्या धातु हैं,
तो रस धातु, रसा श्रृंगमांस मांस, मेदो अस्थि, मज्जा अस्थि मतलब हड्डी हो गया, मज्जा बोन मैरो हो गया, शुक्र, ये 7 धातु कहे जाते हैं। भागवत ने पहले अध्याय में ये स्पष्ट किया है, ये 7 धातु हैं। और जब ये दूषित हो जाते हैं, कौन दूषित करता है जी? दोष। दोष कौन है? वात पित्त कफ, ये दोष हैं। वात पित्त कफ क्या है? दोष हैं। धातु क्या है? तो ये सब 7 धातु है। तो जब ये वात पित्त जब दूषित हो जाता है, खुद दूषित होता है, फिर दूसरों को भी दूषित करता है। किसको किसको दूषित करता है? तो आपके रस धातु को, रक्त धातु को, मांस धातु को, मेद धातु को, अस्थि मज्जा शुक्र धातु को, इसको क्या करता है? दूषित कर देता है। तो इसे धातु नहीं कहते हैं। जब वो दूषित हो जाता है तो हम दुष्य कहते हैं। मान लीजिए कि रक्त धातु आपका दूषित हो गया, कौन दूषित किया? तो जो भी करे, बात करे, पित्त करे, कफ करे, ज़्यादातर पित्त करता है। या फिर आपकी अस्थि धातु दूषित हो गया, तो अस्थि धातु को दूषित कौन किया? तो अस्थि धातु को ज़्यादातर दूषित बात करता है। रस धातु, रस धातु को कोई दूषित कर दिया, कौन करेगा? वात पित्त कफ में से कोई करेगा। तो ज़्यादातर क्या है कि कफ जो है रस धातु को दूषित करता है ज़्यादातर केस में। तो ये क्यों कर रहा है दूषित? क्योंकि बताया गया है सूत्र में कि जो धातु है ना, यानी कि वात पित्त कफ है ना, उसका घर भी है। तो जैसे जो कफ दोष का जो घर है वो रस धातु है, अर्थात ठीक है। और पित्त दोष का जो घर है, आश्रय है, आश्रय स्थान जो है पित्त दोष का वो रक्त है। और अस्थि और वात दोष का आश्रय स्थान जो है, वात दोष का, वायु का जो आश्रय स्थान है वो हड्डी है, अस्थि है। तो जहाँ पे जो रहता है वहाँ पे पहले ही मतलब क्या है कि दूषित करता है। तो जो भी है, आगे हम इसके बारे में और भी पढ़ेंगे विस्तार से। पर आज अभी आपको ये समझना है कि जब वात पित्त कफ द्वारा ये दूषित कर दिए जाते हैं, वात पित्त कफ दोष हैं, और जब ये दोष धातु को दूषित कर देते हैं तब ये कहलाते हैं दुष्य। धातु नहीं कहलाते हैं, दुष्य कहलाते हैं। तो दोष भी आपको समझ में आ गया, धातु भी समझ में आ गया, दुष्य भी समझ में आ गया कि दुष्य मतलब क्या होता है जी। तो कोई आपसे पूछे दुष्य तो आपको समझ में आनी चाहिए दुष्य क्या है जी। तो यही है, 7 हैं जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं हैं। जब ये दूषित हो जाते हैं तो यही दुष्य कहलाते हैं। जैसे किसी को एक्जिमा है, सोराइसिस है, पीलिया है किसी को, या फिर किसी को किडनी आदि की समस्या है, तो हम ऐसा कहते हैं कि उसका रक्त धातु दुष्य है। दोष क्या है? तो कहेंगे पित्त है। दुष्य क्या है? तो रक्त है। ठीक है। मान लीजिए किसी को अस्थि से संबंधित कोई समस्या है तो कहेंगे दोष क्या है? तो कहेंगे वात दोष है। दुष्य क्या है? तो अस्थि है। तो ये सिंपल है जी, बहुत सिंपल है। इसे समझना कि जब ये 7 धातु दूषित हो जाते हैं तो वो दुष्य कहलाते हैं जी। ठीक है। तो दोष क्या है? वात पित्त कफ। धातु क्या है? तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और यही क्या है, जब दूषित हो जाते हैं वात पित्त कफ द्वारा तो दुष्य कहलाते हैं। ये सिंपल है। तो अब जानते हैं धातुओं की उत्पत्ति क्रम। ठीक है। तो ये जो है धातुओं की उत्पत्ति क्रम जो है सारंगधर संहिता में बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया गया है। इसलिए जो रेफरेंस है वो हम सारंगधर संहिता का दिए हैं। तो पढ़िए, मृत्युंजय दत्ता जी आप पढ़िए, है ना। शरीर में ये ब्लैक लाइन, शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, हड्डी, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं होती है। और ये पित्त के तेज उष्णता से पके हुए एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। देखिए ये जो है सूत्र जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रसा, श्रृंगमांस, मेदो, अस्थि, मज्जा, शुक्रानि धातवः, यानी कि 7 धातु हैं जी। और सर्वे पचिता पित्त तेजसा, ये है सूत्र जी कि सर्वे पचिता अर्थात जितने भी ये जो उत्पन्न हुए हैं ना, एक दूसरे से उत्पन्न हुए हैं जी। ये भी आपको समझ लेना चाहिए कि रस से रक्त बना है, रक्त से मांस बना है, मांस से मेद बना है, मेद से अस्थि बना है, अस्थि से मज्जा बना है, और मज्जा से शुक्र बना है, जैसा कि इसमें बताया गया है जी। तो ये जो सभी हैं धातु, 7 धातु हैं। तो सारंगधर इसे कहते हैं कि ये सभी सर्वे पचिता पित्त तेजसा, ये सभी पित्त के तेज से, यानी कि पित्त के उष्णता से, उष्णता क्या? अग्नि। तो ये
अग्नि से पके हुए एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं जी, पके हुए। तो शरीर में रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं होती है। और ये पित्त के अग्नि से, माने पित्त के उष्ण गुण से पके हुए, पित्त के उष्ण गुण से, तेज महाभूत से पके हुए एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। तो ये सारंगधर शरीर संहिता का रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा बताया गया है। तो ये सब मैंने बता ही दिया है कि हमारे शरीर का निर्माण करने वाले तत्वों में धातुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और ये शरीर का पोषण और निर्माण करते हैं, पोषण, धारण और पोषण करते हैं, जैसा कह सकते हैं। साथ ही शरीर की संरचना में सहायक होते हैं, विशेष करके अस्थि, है ना, इसलिए इन्हें धातु कहते हैं। आयुर्वेद में 7 प्रकार के धातु बताया गया है और इसका एक निश्चित क्रम बताया गया है कि क्रम से ही बनता है ना। ऐसा नहीं कि रक्त से मांस बन जाएगा और मांस से जो है रस बनेगा, क्रम से बताया गया है। ठीक है। तो क्या है कि हमारे शरीर की पूरी संरचना ये 7 धातु से ही मिलकर के बना है और इनमें से हर एक का अपना अपना महत्व है ना। तो तीनों दोषों की तरह ही 7 धातुओं का निर्माण भी पंच भौतिक से, मतलब पंच महाभूत से मिलकर होता है। हर एक धातु में किसी एक तत्व की अधिकता भी होती है। जैसे रस धातु, तो रस धातु क्या है, प्लाज्मा है, तो इसमें आप महाभूत ज़्यादा होगा जी। रक्त धातु ये भी क्या है, लिक्विड है, इसमें भी आप महाभूत ज़्यादा होगा। लेकिन मांस धातु में क्या है जी, मांस धातु क्या है जी, ये आपका उसमें पृथ्वी महाभूत ज़्यादा है। ठीक है। मेद धातु में क्या है, थोड़ा सा ये और थोड़ा सा है, ये भी लिक्विड ही है, मतलब लिक्विड तो नहीं है, सेमी लिक्विड है ये, तो पृथ्वी और आप यानी आप ज़्यादा ही है। और अस्थि, तो ये पृथ्वी महाभूत है जी, इसमें पृथ्वी महाभूत है विशेष रूप से, है ना। और आप महाभूत तो सभी है मतलब, लेकिन क्या पृथ्वी महाभूत विशेष है, पृथ्वी आकाश महाभूत। और शुक्र, तो शुक्र भी क्या है कि आप महाभूत प्रधान ही है ना। तभी आज जिसमें भी आप महाभूत रहेगा उसमें चिकनाई रहेगा जी। तो इस प्रकार से क्या है कि मांस में भी पृथ्वी और आप महाभूत हैं। तो इस प्रकार से क्या बताया गया कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के जो दोष हैं ये पंच भौतिक थे, इसी प्रकार से क्या है कि ये भी धातु भी ये पांच भौतिक होते हैं जी। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे आगे टॉपिक में। तो अब जानते हैं कि सप्त धातु की उत्पत्ति और कार्य, कि ये उत्पन्न कैसे होते हैं। अभी तो आपने देख लिया कि हाँ बनता है, पर कैसे बनता है, रस का क्या स्वरूप है, रक्त का क्या स्वरूप है, मांस का क्या स्वरूप है, मेद का क्या स्वरूप है, अस्थि मज्जा शुक्र धातु का क्या स्वरूप है, ये आज का टॉपिक का, आज की क्लास का मुख्य टॉपिक है। तो अभी जो है ये पढ़िए, हम जो खाते हैं सप्त धातु की उत्पत्ति और कार्य। सप्त धातु की उत्पत्ति और कार्य, हम जो भी खाते हैं वो पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इन धातुओं में बदल जाते हैं। आपके द्वारा खाया गया खाना आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाता है, सार और मल। सार का मतलब है भोजन से मिलने वाला पोषण तत्व और ऊर्जा, जिससे हमारे शरीर ठीक ढंग से काम कर सके। वही मल से तात्पर्य है कि भोजन को पचने के बाद जो अपशिष्ट बनता है, जिसका शरीर में कोई योगदान नहीं, वो मल के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। भोजन का यह सार वायु की मदद से खून में पहुंचता है और फिर खून के माध्यम से यह पूरे शरीर में फैलकर धातुओं को बनाता है। देखिए, सप्त धातु के जो है उत्पत्ति के बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे जो है बताया गया है कि हम जो खाते हैं वो पाचक अग्नि के द्वारा, हमने पाचक पित्त पढ़ लिया है, सुश्रुत ऋषि ने इसे पाचक अग्नि कहा है। तो पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए इन धातुओं में बदल जाता है। ये जो हमारा भोजन होता है धातुओं में बदल जाता है। आपके द्वारा खाया गया जो भी भोजन है आगे चल कर के दो भागों में बंटता है जी, है ना। तो इस प्रकार से कई प्रक्रियाओं से गुजरते हुए अपना जो है विभिन्न प्रकार के अंग भी बनता है, उसका पोषण भी होता है ना, उसका पूरे शरीर का जो है भरण पोषण मेंटेनेंस भी होता है। तो ऐसा है कि जो हम खाते हैं तो उसका दो भागों में विभाजन होता है, सार भाग, कीट भाग। पहले भी हमने बताया है। सार भाग मतलब क्या, जैसे कि हम गन्ने का जूस निकालते हैं
तो एक इसका खोई बच जाता है और दूसरी तरफ रस निकलता है। इसी प्रकार से आपने भोजन ग्रहण किया, अनार ही खाया या आपने रोटी खाया, चावल खाया, सब्जी खाया, जो भी आप खाते हैं दिन भर में, वो सब जो है जा करके सार भाग और किट भाग में, सार भाग और मल भाग, किट मतलब मल कह सकते हैं, तो सार किट इस प्रकार से दो भागों में बट जाता है। सार का मतलब वही है जो भोजन से मिलने वाला पोषक है, ऊर्जा है, पोषक तत्व और ऊर्जा है, जिससे हमारा शरीर ढंग से चलता है। और मल से वही तात्पर्य है अवशिष्ट पदार्थ, यानी कि स्टूल, पूरी से जी, है ना। तो ये 3 प्रकार के होता है, मल मूत्र पसीना के रूप में निकलता है ना। तो और भी चीज़ें निकलता है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन 3 ये प्रमुख मल है। तो मल मूत्र पसीना, तो ये तीनों को मुख्य रूप से बताया गया है, पुरीस मूत्र पसीना, तो ये निकलता है, जिसको शरीर में कोई योगदान नहीं रहता इसलिए निकल जाता है। ऐसा योगदान करने का मतलब क्या है कि इसका अब जरूरत नहीं रहता इसलिए निकलता है। लेकिन हाँ, अगर बहुत ज़्यादा क्षय हो जाएगा, जैसे मल का अधिक क्षय हो जाएगा तो भी समस्या है, मूत्र का भी अधिक बहुत ज़्यादा निकलना हो जाएगा, या फिर पसीने का अधिक निकलना होगा तो भी समस्या हो जाएगा। तो ऐसा बताया गया है कि इसका जब समय आए तो निकले, है ना। तो ये भी मतलब योगदान तो है, कहते हैं मल है तो बल है ना। मल शरीर में रहता है, यानी कि ऐसा नहीं कि कब्ज हो जाए, ये भी एक बीमारी है, या फिर लूज मोशन लग जाता है तो मल नहीं रहता है तो क्या कमजोरी आ जाती है ना शरीर में, इसीलिए कहा गया है। तो योगदान तो है, लेकिन बस इतना मतलब एक समय, निश्चित समय तक के है, फिर इसके बाद जो है शरीर से जो है मल निकल ही जाता है, इसका कोई योगदान नहीं रहता है। और जो सार भाग होता है वह जो है वायु की मदद से, ब्यान वायु की मदद से क्या होता है, समान वायु क्या करता है कि हृदय तक पहुंचा देता है, और इसके बाद जो है ब्यान वायु काम करता है, और ब्यान वायु पूरे शरीर में जो है, पूरे शरीर में फैलाकर धातु को बनाता है। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो ये था, अब पढ़िए दूसरा लाइन। यह सारी धातुएं एक क्रम में है और प्रत्येक धातु अग्नि द्वारा पचने के बाद अगले धातु में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि जो आप खाना खाते हैं वो पाचक अग्नि द्वारा पचने के बाद सबसे पहले रस अर्थात प्लाज्मा में गलता है, इसके बाद प्लाज्मा खून में, और फिर खून से मांसपेशियां बनती है। इसी तरह यह क्रम चलता रहता है। सबसे अंत में शुक्र अर्थात प्रजनन संबंधी उत्तक जैसे कि शुक्राणु आदि बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शरीर में पाचक अग्नि का ठीक होना बहुत ही जरूरी है। इन सभी धातुओं के निर्माण में रस धातु प्लाज्मा ही मूलभूत तत्व है। देखिए, हम लोग कल से जो है रस धातु के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, और आप सभी को धातु पाचक सिद्धांत भी बताने वाला हूँ। तो ये टॉपिक बहुत ही मतलब क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं है। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रस धातु जी, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो रस धातु है। तभी आगे जो है, क्योंकि ये पहले है जी, पहले आया है ना। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, पाचक अग्नि है। तो पाचक अग्नि माने कि जो जितना पहले आता है वो उसका जो है ठीक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे भी जो धातुएं हैं वो सभी अच्छी रहेंगी। नहीं तो पीछे का धातु जो है तभी अच्छा रह पाएगा जब पहले की धातु अच्छी रहेगी, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि शुक्र धातु को अच्छा रखना चाहते हैं, मज्जा धातु को, अस्थि धातु को, मेद धातु को, मांस धातु को, रक्त धातु को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपका रस धातु अच्छा होना जरूरी है। अगर रस धातु खराब जी तो इसके आगे जितने भी 6 धातु सब खराब। लेकिन मान लीजिए कि आपका मांस धातु खराब है जी, तो ठीक है, मांस धातु खराब है, या आपका अस्थि धातु खराब है, ठीक है, तो अस्थि धातु खराब है तो आगे के ही 3 धातु खराब होगी, 2 धातु खराब होगी ना, मज्जा और शुक्र। इस तो कम से कम तो रस रक्त मांस में संबंधित समस्या तो नहीं होगा ना। लेकिन रस धातु ही खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा समस्या, सभी प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी, रक्त से संबंधित, मांस से संबंधित, मेद से संबंधित, अस्थि मज्जा शुक्र से भी संबंधित हो जाएगा, तो बहुत सारी समस्या हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अस्थि धातु खराब है तो इसके बाद मात्र आपको मज्जा और शुक्र से संबंधित समस्या होगी, ज़्यादा ज़्यादा यही होगा, क्योंकि आपका रस रक्त मांस मेद अस्थि माने रस रक्त मांस मेद आपका ठीक है, ये है ना, आपका 4 धातु ठीक है, अस्थि धातु खराब है। और ऐसा है, हो सकता है अस्थि धातु ही खराब हो केवल,
ऐसा है, ज़्यादातर केस में तो ऐसा होता है कि आपका पाचक अग्नि खराब होता है, फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा सब खराब हो जाता है। धीरे धीरे पहले रस होगा, फिर रक्त होगा, फिर मांस, या फिर जो भी धातु कमज़ोर होता है वहीं पे जो है आपका जो है समस्या हो जाता है। तो मैं आगे बताऊंगा कि जैसे आपका दोष माने पाचक अग्नि विकृत होता है, दोष प्रकोपित होते हैं, तो सबसे पहले कौन सा दोष है ना, कौन सा धातु जो है आपको जो है सबसे पहले कौन सा धातु दुष्य होता है, यानी कि सबसे पहले कौन सा धातु विकृत होता है, ये भी बताएंगे। लेकिन अभी जो है आपको ये समझ लेना है कि जो धातु हैं, जो धातु हैं, तो ये धातुएं जो हैं, ये धातुएं जो हैं, प्रत्येक धातु अग्नि द्वारा पचने के बाद जो है अगले धातु में परिवर्तित हो जाती है। ये अग्नि द्वारा पचने के बाद, तो ये हम अपने मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये शास्त्रों में रेफरेंस है कि सर्वे पचिता पित्त तेजसा, यानी कि पित्त के तेज से पके हुए एक दूसरे से उत्पन्न हो रहे हैं जी। जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस, ठीक है जी, इस प्रकार से। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है जी, अग्नि है शरीर में, और रस धातु के बारे में भी कल से विस्तार से पढ़ेंगे। अभी बस देख लेते हैं, अभी ये सूत्र पढ़िए, एक मिनट, हाँ ये सूत्र पढ़िए। मृत्युंजय जी, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेदा, मेदा से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र उत्पन्न होता है। आगे तो ये भी बताएंगे कि कितने दिनों के बाद रस से रक्त बनता है ना, कितने दिनों के बाद जो है रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, ये सब बताने वाले हैं। और इसकी मात्रा कितनी होती है अपने शरीर में, और क्या मॉडर्न के अनुसार मेल खाता है कि नहीं खाता है, ये भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो मॉडर्न में भी बताया गया ना कि आपका इतने लीटर जो है खून होता है, इतना आपके अस्थियाँ होती है, तो ये सब जो है अपना आयुर्वेद से कोरिलेट करेंगे, तो देखते हैं, है ना, आगे की टॉपिक में रहेगा तो आपको समझ में और अच्छे तरीके से आएगा। तो देखिए ये सूत्र ऐसा बताया गया है, रसाद रक्तम ततो मांसन, मांसान मेद प्रजायते, मेदो अस्थि ततो मज्जा, मज्जया शुक्र संभवा। ये जो है शुक्र जो है बहुत ही, ये जो शुक्र संभवा, ये जो सूत्र है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये बताया गया है कि कौन से धातु से कौन सी धातु की उत्पत्ति होती है। जैसे कि पहले बताया सारंगधर जी ने कि ये जो धातु हैं एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं, यानी कि पित्त के सर्वे पचेता पित्त तेजसा, ये सूत्र है जी, कि सभी जो है धातु पित्त के तेज से पके हुए एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। तो किससे उत्पन्न होते हैं, कौन से धातु से क्या उत्पन्न हो रहे हैं, तो ऐसा बताया गया है कि जो रस धातु है, उस जब रस धातु की अग्नि से कह लीजिए, या फिर रस धातु की क्या है अपनी अग्नि है, तो रस धातु की जब अग्नि अच्छी रहती है तो रक्त धातु बनती है, रक्त धातु की अग्नि अच्छी रही तो मांस धातु बनी, मांस धातु की अग्नि अच्छी रही तो मेद धातु बनी, और मेद धातु की अच्छी अग्नि रही तो अस्थि बनी, और अस्थि धातु की अग्नि अच्छी रही तो मज्जा बना, मज्जा धातु की अच्छी माने अग्नि अच्छी रही तो शुक्र बना जी। इस प्रकार से क्रम से एक दूसरे से माने पित्त सर्वे जो सूत्र है इसी के अनुसार बनता है, ठीक है। सर्वे पचिता, यानी कि सर्वे पचिता पित्त तेजसा, सभी जो है पित्त के तेज से पके हुए उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बात और कफ विशेष रूप से काम नहीं करता है, यहाँ पे पित्त काम कर रहा है जी, यानी कि अग्नि है ना जी, पित्त मतलब अग्नि, तो रस अग्नि क्या है जी, रस अग्नि, रस धातु है, और रस धातु के अंदर यह रस धातु की अपनी अग्नि है, अपनी अग्नि है, इसके बाद वो पकता है, इसके बाद रक्त धातु में बदल जाता है, फिर रक्त धातु पकता है, फिर मांस धातु में बदल जाता है, मांस धातु पकता है, मेद धातु में बदल जाता है, मेद धातु के अपनी अग्नि में पकता है तो अस्थि बन जाता है, अस्थि धातु मज्जा में, मज्जा धातु की अग्नि, मज्जा अग्नि जो है आगे जो है शुक्र धातु बनाता है। इस प्रकार से 7 धातुएं बनाती है। तो इसका बता दिया गया है कि रस ये सभी जो है रस से रक्त,
मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सब उत्पन्न होते हैं, एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं, पित्त के तेज से एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब जानते हैं कि ये धातु की उत्पत्ति भी हमने देख लिया है, अभी पूरा नहीं देखा है, अभी और बताने वाला हूँ, लेकिन अब जान लेते हैं शॉर्ट में कि ये रस आदि धातु है, माने कि धातुएं जो हैं इसका कार्य क्या है, यानी कि रस आदि धातुओं का, ये 7 धातुएं हैं, इसका कार्य क्या है, काम क्या है हमारे शरीर में, तो इसके बारे में पढ़िए। रस आदि धातुओं के कर्म। रस आदि धातुओं के कर्म। रस आदि 7 धातुओं के कर्म से ये प्रमुख कर्म है। रस का प्रनन, रक्त का जीवन, मांस का लेपन अर्थात अस्थि समूह का लेपन कर उसे स्थिर बनाए रखना, मेदस का स्नेहन, संपूर्ण शरीर को स्निग्ध बनाए रखना, अस्थि का धारण करना, मज्जा का अस्थियों की पूर्ति करना, हड्डियों के भीतर जो स्निग्ध पदार्थ पाया जाता है वही मज्जा है, उसके अभाव में अस्थियों तथा अस्थि संधियों में पीड़ा का अनुभव होने लगता है तथा शुक्र का गर्भोत्पादन कर्म होता है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि किस धातु का क्या कर्म है। वैसे तो एक एक धातु के बारे में और भी बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे एक सूत्र के माध्यम से बताया गया है कि इस प्रकार से कौन कौन से धातु क्या कर्म करते हैं। तो पहला धातु है रस धातु जी। तो रस धातु का काम है जी रस का प्रीणन। प्रेरणन, प्रीणन, प्रीणन क्या है? प्रीणन मतलब होता है तृप्ति जी। प्रीणन मतलब तृप्ति, खुशी कह सकते हैं, तृप्ति कह सकते हैं। तो रस धातु का काम है तृप्ति, अर्थात देखिए जी ऐसा होता है कि रस धातु की जब पूर्ति हो जाती है ना तो तृप्ति मिलती है। मान लीजिए कि आपको भूख लगी है, ठीक है, तो आप भोजन करेंगे, लेकिन मान लीजिए कि आपको प्यास लगी है, तब जो है आपको खाने के लिए दिया जाए, पूछे कि खाना खाएंगे, तो आप क्या कहेंगे? नहीं जी, हमको तो पानी पिला दो, उसी में तृप्ति मिलेगी। या फिर सबसे पहले आपको भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, तो सबसे पहले आप एक घूंट पानी ही पिएंगे सबसे पहले, ताकि आपको तृप्ति होगा। तो रस धातु का काम है तृप्ति, पहला ही काम है तृप्ति। अर्थात किसी को तृप्ति नहीं मिल रही है जी, किसी को तृप्ति नहीं मिल रही है, इसका मतलब है खाने से, खाना खाने के बाद भी लगता है ना अभी मन नहीं भरा है ना, तो ये तृप्ति नहीं मिली है, इसका मतलब है रस धातु का क्षय। उसके शरीर में रस धातु अच्छे तरीके से बना नहीं, इसलिए उसे अतृप्ति है। तो रस धातु का काम है संतुष्टि प्रदान करना जी, तृप्ति प्रदान करना जी, है ना। तो रस धातु जितनी अच्छी रहेगी उतनी अच्छी तृप्ति बनी रहेगी। इसलिए रसदार सब्जी का सेवन करना चाहिए, रसदार फलों का सेवन करना चाहिए, आहार का सेवन करना चाहिए, रसदार आहार का सेवन करना चाहिए। सूखी नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़, है ना, जो रूखी सूखी हो। तो भागवत ने भी मना किया है ना मात्रा से अध्याय में कि रूखी सूखी भोजन करने से अजीर्ण हो सकता है। तो हमें रूखी सूखी भोजन ना करके हमें जो रस प्रधान है, रसदार सब्जी फल और आहार का सेवन करनी चाहिए, ताकि जो है प्रीणन हो सके जी। प्रीणन मतलब होता है तृप्ति, तो रस का कार्य है तृप्ति, ये आपको समझ लेना चाहिए। दूसरी बात है रक्त। तो रक्त का काम है जीवन। देखिए जी, रक्त का काम है जीवन। अच्छा, रस का काम केवल एक नहीं है, तृप्ति संतुष्टि केवल नहीं है, बल्कि अगले जो धातु है रक्त धातु, उसको पोषण देना है जी। तो रस धातु का दो काम हो गया, तृप्ति और दूसरा काम हो गया पोषण। किसका पोषण करना? तो आगे के धातुओं का पोषण करना। और भी चीज़ें हैं मैं बताने वाला हूँ, लेकिन अभी जो है नॉर्मल दो एक एक शब्दों में मैं आपको बता रहा हूँ। तो रक्त धातु का काम है जीवन, यानी कि रक्त को जीवन कहा गया है जी। ये भी आपको मान लेना चाहिए कि रक्त क्या है जी? जीवन है ना। तो रक्त को किस मतलब क्या है कि ऐसा बताया, सुश्रुत ऋषि ने भी कहा है कि रक्त जीवन, रक्ते इति जीव स्थिति,
ऐसा सूत्र बताया गया है जी कि रक्त है तो जीवन है। तो रक्त को जीवन बताया गया है और रक्त का दूसरा काम है अगले धातु मांस धातु का पोषण देना। और रक्त धातु केवल क्या है कि मांस धातु का नहीं केवल पोषण देता है, बल्कि हरेक आपके शरीर के हरेक अंग को पोषण देने का कार्य रक्त धातु का ही तो है। इसीलिए रक्त धातु को कहा गया पोषण। रक्त धातु को कहा गया जीवन, और ये हरेक अंगों को भी पोषण देता है। आपका किडनी हो, आपका लीवर हो, आपका स्प्लीन हो, आपका ब्रेन हो, माने हरेक जो महत्वपूर्ण अंग है, हार्ट है, तो इस प्रकार से सभी जो महत्वपूर्ण अंग की मैं बात कर रहा हूँ वो सभी अंगों को जो है पोषण देने का काम रक्त करता है। और आगे मैं बताऊंगा रक्त, अभी तो रक्त धातु, पहले तो रस धातु के डिटेल पढ़ेंगे, फिर रक्त धातु के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तो 5-6 क्लास रस धातु के बारे में होगा। तो रस धातु का काम है जीवन, प्रेरण और अगले धातु का पोषण देना, और रक्त धातु का काम है जीवन, हरेक जो है अंगों को पोषण देना और सभी अगले धातु को भी पोषण देना, और रक्त को जीवन बताया है। और मांस धातु का काम क्या है जी? लेपन। मांस धातु का काम है लेपन। जैसे हमने कोई भवन बनाया, नया भवन बनाया, तो भवन बना करके छोड़ते नहीं है, बल्कि इसकी मजबूती के लिए हम प्लास्टर भी करते हैं जी, पक्का भी करते हैं। इसके बाद छोड़ भी नहीं, इसके बाद भी नहीं छोड़ते हैं, इसके बाद जो है फिर है ना और रंगाई पुताई करते हैं जी। तो इस प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार से मांस धातु क्या करता है? अस्थि धातु है ना, इसको भरने का काम करता है जी शरीर। तो देखते हैं जिनके शरीर में मांस नहीं रहती है तो पूरा जो है इनका शरीर जो धसा सा, जैसे गाल भी अंदर है ना, आँख भी अंदर, और अस्थि शरीर वगैरह जो है धसा हुआ प्रतीत रहता है, माने अच्छा नहीं लगता उनका शरीर। लेपन कार्य मतलब कम है जी। तो लेपन बनाए रखने का काम मांस रहता है। और मेद क्या है? मेद संपूर्ण शरीर की चिकनाई है जी, जो त्वचा के नीचे पाया जाता है। तो मेद का काम स्नेहन है जी। तो कोई पूछे कि मांस और मेद में क्या अंतर है? तो मांस क्या है जी? मसल्स है आपका, ऐसा समझ लीजिए। और मेद क्या है? उस मांस में जो चिकनाई है, जैसे चेहरे की जैसे चिकनाई होती है जी, है ना, तो ये चिकनाई या फिर पूरे संपूर्ण शरीर की चिकनाई जो है मेद होती है। ठीक है, तो मेद ये है जी, आपके शरीर की चिकनाई है, और ये संपूर्ण शरीर की सनिग्धता बनाए रखता है। और ये भी एक धातु है। और अगली धातु है अस्थि। अस्थि तो सभी को पता है, बोन, हड्डी, है ना। और अगली धातु है मज्जा, यानी कि बोन मैरो, जो अस्थियों की पूर्ति करता है। माने कि मज्जा का अस्थियों की पूर्ति करना, हड्डियों के भीतर जो संदिग्ध पदार्थ पाया जाता है जी, वही मज्जा है ना। तो यानी कि बोन मैरो, उसके अभाव में अस्थियों तथा अस्थि संधियों में पीड़ा अनुभव होगा जी। जब इसके अंदर चिकनाई, अस्थि के अंदर चिकनाई कम हो जाएगा तो क्या होगा? अस्थि पीड़ा होगा। और अंतिम धातु है वह शुक्र धातु। और शुक्र धातु का काम क्या है जी? तो शुक्र धातु का काम है गर्भोत्पादन, यानी कि संतान उत्पत्ति करना जी। शुक्र धातु का काम है, ये भी धातु है, यानी कि स्पर्म क्या है? एक धातु है जो धारण करता है, पोषण करता है, और ये अपने शरीर, ये क्या करता है? संतान उत्पत्ति, इसका क्रम है जी। तो सारे धातु का हमने काम बता दिया। तो अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं क्लास के बीच में, हैंड रेज करिए। अगर कोई भी प्रश्न होता है ना तो आप बीच में ही करें, लास्ट में तो क्या है कि प्रश्न ही भूल जाएंगे और टॉपिक निकल जाएगा। तो हैंड रेज करिए, और जैसे ही अपना हम है ना अपना टॉपिक खत्म करेंगे। हाँ जी मृत्युंजय जी। ये मेदा क्या होता है? मेदा और ये मेदा नहीं, मेदा अस्थि, मेद मेद है ना, मेदा। हाँ, मेदा यहाँ पे आ गया होगा तो कोई बात नहीं। मेदा, जैसे आयुर्वेद को आयुर्वेदा बोलते हैं ना, ऐसा ही यहाँ पे शायद आ गया होगा। कोई कैसे बनता है? देखिए आपने कह रहे हैं मेद क्या है, तो मेद का स्वरूप यहाँ पे तो है ना टॉपिक में, इसको हम देख लेते हैं। मेद का स्वरूप आने दीजिए। तो सबसे पहले पढ़िए रस धातु का, यानी कि रस का स्वरूप पढ़िए। रस का स्वरूप भली भांति पचे हुए आहार का सारभूत भाग रस कहलाता है, और वो द्रव पतला, श्वेत, सीध, मधुर, स्निग्ध और चल अर्थात सदा चलनशील होता है। चलनशील होता है। जैसे रस धातु क्या है जी?
और रक्त धातु क्या है, चलनशील है। जानते हैं इसमें चलगुण पाए, मतलब वायु की प्रेरणा से व्यान वायु क्या करता है, पूरे शरीर में घुमाता है जी, रस के साथ ही घूमता है, रक्त के साथ घूमता है। तो भली भांति पचे हुए आहार का, यानी कि जो आपका भोजन पच गया है, अगर भली भांति पच गया है तो भली भांति पचे हुए आहार का, यानी कि जब आपका पाचक अग्नि अच्छा है तो आहार पचेगा। तो आहार का जो सार भाग है जी वही रस है, और जो कीट भाग है वो मल है। तो सार भाग रस कहलाता है, वह द्रव्य यानी कि पतला होता है। और क्या है जी, वो शीत होता है और श्वेत होता है। वैसे तो श्वेत क्या कहेंगे, हल्का पीला भी होता है, श्वेत पीला कह सकते हैं, लाल तो नहीं होता है ना, इसलिए ये सफ़ेद और पीला ऐसा हम कह सकते हैं। और ये मधुर होता है। कहिए कैसे मधुर होता है, हमें चाहिए प्रमाण चाहिए, तो आपको मैं प्रमाण भी दे दूंगा अभी शायद। चलिए मैं बता देता हूँ प्रमाण, आप अष्टांग हृदय सरंगर संहिता में ही है। जैसे बताया गया है कि ये दूध जो होता है, चाहे गोवंश में हो चाहे माता में हो, तो ऐसा बताया गया है जो दूध है, गौ दूध हो चाहे भैंस का दूध हो चाहे बकरी का दूध हो, चाहे जो भी दूध देने वाले प्राणी हैं, वो रस धातु का ही है, वो रस धातु ही है। ठीक है जी। तो रस धातु ही क्या है कि दूध में परिणत हो जाता है। नहीं तो अगर कोई कहेगा कि नहीं ये तो क्या है कि दूसरे धातु का है, रक्त धातु का है, तो मैं आपको बता दूं कि इसको बनने में बहुत समय लग जाता जी, है ना। अगर रक्त धातु से दूध बनता तो क्या है कि इसको बनने में समय लग जाता, 4 दिन 5 दिन 7 दिन लग जाता। लेकिन यहाँ तो क्या है कि 12 घंटे में दूध बन जा रहा है। तो ये तो संभव क्या है कि पहला धातु से ही ये रस धातु से ही दूध बन जा रहा है, इसलिए 12 घंटे में ही, या कहीं 8 घंटे में, सुबह भी दूध निकालते हैं और शाम को भी दूध निकालते हैं जी, फिर सुबह दूध निकालते हैं, है ना। और माता तो क्या है कि 2-4 घंटे 5 घंटे में मतलब अपने बच्चे को, है ना, स्तनपान करवाती है। तो इस प्रकार से ऐसा है कि जो रस धातु है वो मधुर होता है। इसका मतलब रक्त धातु में ऐसा बात नहीं है कि रक्त धातु मधुर होता है, क्योंकि रक्त धातु में तेज महाभूत होता है ना विद्यमान, इसलिए तो रक्त धातु क्या है कि ये क्या है कि उसमें तेज महाभूत होता है। और ये जो रस धातु है, तो रस धातु में क्या बताया मैंने जी कि रस धातु किसका घर है वात पित्त कफ में, तो कफ का है। तो रस धातु क्या है, मधुर है, रस धातु शीत है, रस धातु स्निग्ध है, और रस धातु चल है, क्योंकि ये जो है चलायमान होता है पूरे शरीर में। तो देखिए ऐसा है कि ऐसा बताया गया है कि जो दूध है, तो जब क्या है कि माता या क्या है कि दूध, जैसे गोवंश है, तो गाय जो है ये तो अपने बच्चे के लिए दूध देती है, बच्चे के लिए दूध देती है, फिर इसके बाद हम निकालते हैं। तो जब क्या है कि रस धातु ही जो है दूध में परिवर्तित होता है जी किसी तरह, मतलब क्या है कि पूरे शरीर, वैसे हमने जो आहार ग्रहण किया या सभी आहार ग्रहण करते हैं, या गाय को देखें तो आहार ग्रहण किया, यानी कि अपना जो भी घास फूस है वो सभी ग्रहण किया, इसके बाद उसका जो पाचन होता है तो रस धातु बनता है, और रस धातु के बाद जो है क्या है कि दूध का निर्माण होता है ना। तो इसमें भी पूरा प्रोसेस होता है। तो वो जो है रस धातु के जब पूरी डिटेल करेंगे तो रस से कैसे दूध बनता है वो थोड़ा सा टॉपिक है अपना। तो रस धातु का स्वरूप क्या है जी, पता चल गया होगा कि ये जो है क्या है कि ये सारभूत आहार का सारभाग है, आहार का सारभाग है ना। पहला तो आहार का सारभाग रस कहलाएगा, रस का सारभाग रक्त कहलाएगा। तो रस जो है आहार का सारभाग है, ये द्रव होता है, लिक्विड रूप में होता है, श्वेत होता है, शीत होता है, मधुर होता है, स्निग्ध होता है, चल होता है, सदा गतिशील होता है, चलनशील होता है, ये रुकता नहीं है। तो इस प्रकार से रस का स्वरूप बता दिया गया है जी। अब रक्त का स्वरूप पढ़िए। रक्त का स्वरूप पढ़िए मृत्युंजय जी। रक्त का स्वरूप, जब रस यकृत एवं पीलिया में पहुंचता है तो वहां रंजक पित्त द्वारा राग, लालिमा तथा पाक को प्राप्त होकर वो रस रक्त बन जाता है। रक्त बन जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, रंजक अग्नि में मैंने बताया था जी, रंजक पित्त, रंजक अग्नि जब मैं आपको बताया था कि 5 पित्त के 5 वेद हैं,
है ना। तो उसमें एक रंजक पित्त भी आया था। तो रंजक पित्त कहाँ रहता है जी? अमाशय में रहता है, बनता अमाशय में है और यकृत और प्लीहा में जो है रहता है। ठीक है। तो जब यकृत एवं जब रस यकृत एवं प्लीहा में पहुंचता है, लीवर और स्प्लीन में पहुंचता है, तो वहां रंजक पित्त द्वारा लालिमा तथा पाक को प्राप्त होकर वह रस बन जाता है, वह रक्त बन जाता है जी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले रस धातु बना, तो रस धातु बना जी, आपने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण करने के बाद जो है जो पाचन क्रिया के द्वारा जब रस बना आपका, तो रस एब्जॉर्ब हो जाता है आंतों के द्वारा और समान वायु कहाँ भेज देता है जी? है ना, समान वायु भेज देता है आपको आपका हृदय तक, ये समान वायु की प्रेरणा से। और हृदय के बाद जो है, हृदय में जब आता है तो पूरे शरीर में जो है रस धातु चला जाता है, पूरे शरीर में चला जाता है और लीवर में भी जाता है और यकृत में भी जाता है, लीवर और प्लीहा में भी जाता है। तो जब रस धातु यकृत में जाता है तो क्या है, सबसे पहले तो अमाशय में भी जाता है ना, सब जगह जाता है, अमाशय में भी जाता है। तो अमाशय में भी क्या होता है, रंजक पित्त बनता है, मैंने बताया था आपको। और इसके बाद लीवर स्प्लीन में जमा होता है, तो वहाँ पर भी कुछ लाल हो जाता है और यकृत में भी लाल हो जाता है और प्लीहा में क्या होता है, पक जाता है जी, प्लीहा में पक जाता है, यकृत में लाल होता है और यकृत में लाल होकर के प्लीहा में जहाँ कहा गया प्लीहा, हाँ प्लीहा वो अग्ना से अलग चीज़ है, तो पेनक्रियाज है। तो प्लीहा में पहुँचता है, जब रस धातु जब यकृत में प्लीहा में पहुँचता है तो वहाँ पे रंजक पित्त द्वारा लालिमा को प्राप्त होता है और वह रस रक्त बन जाता है। तथा पाक को केवल लालिमा प्राप्त नहीं होता बल्कि पाक को प्राप्त होकर, यानी कि रस धातु जो है अपनी अग्नि में पकने लग जाता है और जब पकते पकते क्या है कि वो रक्त धातु बन जाता है। तो ऐसा भी बताया गया है जी कि रस से रक्त बनता है, तो सारा रस धातु रक्त नहीं बन जाता है, यानी कि रंजक पित्त द्वारा जितना रंगा जाता है वही आगे चल करके अपनी अग्नि में पकता है ना। इसके बाद जो है वह रक्त बन जाता है। कहाँ बनता है? स्प्लीन में बनता है जी, है ना। जब रस यकृत और प्लीहा में पहुंचता है तो वहाँ रंजक पित्त द्वारा जो है इस प्रकार से पाक को प्राप्त हो जाता है और रक्त बनता है। तो लालिमा भी प्राप्त होता है और रस धातु की अपनी अग्नि भी है, तो वो जो है पकता है ना। तो जैसे कि मैं एक उदाहरण भी हमेशा देते रहता हूँ कि जैसे आपके जो है एक मिनट, हाँ जी गुरुदेव जी, ये प्लीहा क्या होता है? यकृत में ही प्लीहा होता है या उसके साथ में होता है? यकृत के साथ में कैसे होगा प्लीहा? यकृत आपका राइट साइड में है, प्लीहा माने स्प्लीन आपका लेफ्ट साइड में होता है। चलिए कोई बात नहीं, इसके बारे में दिखाएंगे, है ना, अपना, है ना, बताऊंगा भी, कोई बात नहीं, ठीक है। यकृत और प्लीहा, यकृत तो आपको पता ही है लीवर, और ये लीवर राइट साइड में है और प्लीहा जो है आपका लेफ्ट साइड में है जी, ठीक है। तो ये भी मैं बता दूंगा, प्लीहा माने स्प्लीन, ठीक है। तो जब रस धातु आपका यकृत और प्लीहा में पहुंचता है तो वहाँ रंजक पित्त द्वारा लालिमा प्राप्त होता है और रस धातु अपनी अग्नि में पक जाता है तो ये रक्त बन जाता है। ये है पूरी बात। जैसे क्या है कि जमीन के अंदर भूमि से आपका क्या है कि मिट्टी तेल निकलता है, इसके बाद हम उसे क्या करते हैं जी, शोधन करते हैं, एक प्रकार से कह लीजिए पकाते हैं, उष्मा में, तेज महाभूत में हम पकाते हैं। तो इसके बाद क्या है कि बन जाता है पेट्रोल, मतलब पेट्रोल भी बनता है, मतलब सबसे पहले केरोसिन बनता है, डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, गैस बनता है, तो अलग अलग बनता है ना, जितना ज़्यादा पकते जाता है उस प्रकार से बनते जाता है ना, अलग अलग। तो इस प्रकार से ऐसा समझिए कि रस धातु जो है, जब रस धातु यकृत और प्लीहा में पहुंचता है तो रंजक पित्त द्वारा लालिमा प्राप्त होता है तथा पाक को प्राप्त हो। देखिए लालिमा तथा पाक को प्राप्त होगा, ऐसा नहीं कि रस धातु आया कि आओ तुम्हें रंग देते हैं, रंग दिए, इसके बाद तुम रक्त बन गया, नहीं, रंग देने से रक्त नहीं बन जाएगा यहाँ पे। तभी तो क्या, अगर रंग दिया, रस को रंग दिया तो टोटली रस धातु रक्त धातु में बदल जाएगा, जितने भी रस धातु हैं सब रक्त धातु में बदल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, रक्त धातु द्वारा रस धातु, मतलब रंजक पित्त द्वारा रस धातु को रंगा जाता है, इसके बाद पाक होता है, रस धातु की अग्नि में पाक होता है, रस अग्नि में पाक होता है ना, अपनी अग्नि में पकता है
इसके बाद रक्त धातु में बदल जाता है। ये है। अब पढ़िए मांस धातु का स्वरूप। अभी और भी डिटेल से बताएंगे, ऐसा बात नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है मॉडर्न में क्या बताया जाता है ना, तो उसका क्या मतलब है ना। आधुनिक सा संबंध भी देखने वाले हैं, जैसे बोन मैरो में बताते हैं ना रक्त का निर्माण और उसका जीवन काल वगैरह, ये सभी आयुर्वेद के अनुसार जितना भी हो सकेगा देखने वाले हैं। तो अभी पढ़िए मांस का स्वरूप। मांस का स्वरूप, रक्त अपनी अग्नि द्वारा परिपक्व होकर वायु द्वारा घनीभूत हो जाता है, उसी को मांस जानना चाहिए और वह शरीर में पेशी के रूप में रहता है, मसल्स के रूप में रहता है जी। क्या बताया गया है जी कि रक्त अपनी अग्नि द्वारा, और जब रक्त जो होता है पक जाता है अपनी अग्नि द्वारा, मतलब रक्त जो है जब रक्त अग्नि में है ना, रक्त अग्नि आपकी अच्छी रही तो अग्नि में पक जाता है, रक्त अपनी अग्नि में पकता है, यानी कि क्या है कि धीरे धीरे परिपक्वता आती है। जैसे अमरूद है, कोई भी फल है जी, तो ठीक है इतनी बड़ी हो गई, तो ऐसा नहीं है कि बड़ी हो गई तो इसे खा लेंगे, जब तक वो क्या है कि परिपक्वता नहीं आती है। तो क्या परिपक्वता आती है तो क्या वो बड़ी हो जाती है? नहीं ना, ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं होता। वो तो वही साइज में क्या है कि धीरे धीरे परिपक्वता आती है। तो क्या है, ऐसा ही रक्त धातु है, तो रक्त धातु में परिपक्वता आती है, परिपक्व होकर वायु द्वारा घनीभूत होकर के, वायु द्वारा मतलब क्या है कि उसे सुखाया जाता है, तो वो मांस का रूप धारण कर लेता है जी, है ना। क्योंकि रक्त तो क्या है जी, रक्त तो लिक्विड है और मांस क्या है जी, पृथ्वी है। तो क्या है, यानी कि सुखाया गया, किसके द्वारा? वायु द्वारा सुखाया गया। और रक्त अग्नि में भी, रक्त में भी तो अग्नि है, तो ये भी सूखता गया। जैसे आप कढ़ाई में दूध डालिए और दूध को पकाइए, दूध को आप पकाइए तो दूध को पकाते 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 क्या बनेगा जी, एक घनीभूत घन बन जाएगा, जिसे हम खोया कहते हैं जी। तो ऐसा ही होता है। तो इसे मांस जानना चाहिए। रक्त धातु जब पक जाता है तो मांस धातु बनता है। अगला है मेद धातु का स्वरूप। मेद धातु किस पर रूप में रहता है? मेदस का स्वरूप, जो मांस अपनी अग्नि द्वारा परिपक्व हो जाता है वह मेदस कहलाता है। वह अत्यंत गुरु स्निग्ध बलकारक एवं शरीर का अत्यंत वर्धक होता है। हाँ, तो देखिए ऐसा बताया गया है कि जो आपका मेद धातु है, जो मांस अपनी अग्नि द्वारा पक जाता है, मांस जब अपनी अग्नि द्वारा पक जाता है, मांसाग्नि जिसे हम कहते हैं, वो पक जाता है तो वह मेदस कहलाता है। वह अत्यंत गुरु भी होता है। मांस धातु क्या है जी, गुरु है, पृथ्वी में बहुत है ना, इसलिए गुरु है, स्निग्ध है, बलकारक है। सॉरी, मांस का तो हो गया था, मेद धातु का ना बता रहे हैं। हाँ, तो मांस अपनी अग्नि द्वारा पक जाता है तो मेद बन जाता है, मेद कहलाता है, जो अत्यंत गुरु है ना, और स्निग्ध भी है, तभी तो प्रतीत होती है त्वचा के ऊपर, है ना। तो बलकारक है एवं शरीर को अत्यंत वर्धक होता है, यानी कि शरीर के लिए, त्वचा के लिए तो हितकर है जी, ये है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जिनका मेद धातु क्षय हो जाता है तो उनका जो है त्वचा से संबंधित भी समस्या हो जाता है और बल भी क्षय हो जाता है। तो ये मेद धातु है। मेद धातु का स्वरूप में बताया गया है कि मांस अग्नि में जब पक जाता है तो मेद क्या करता है कि स्निग्धता देता है, जिसका कार्य क्या, हर एक धातु का कार्य है, अभी देखने वाले भी हैं। तो मेद धातु को वैसे देख लिए कि शरीर को स्निग्धता देता है और शरीर को पोषण भी, शरीर को जो है बल भी देता है मेद धातु, और अस्थियों को भी पोषण देता है। आगे जो मेद के बाद अस्थि है, अगले धातु को पोषण देता है ना। तो इस प्रकार से और भी कार्य है, पढ़ेंगे। तो मेद धातु का ये है स्वरूप है। और भी अभी मेद धातु के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तो एक एक धातु के बारे में पढ़ने वाले हैं, अभी तो मात्र परिचय है जी, ठीक है। तो अब अस्थि धातु पढ़िए, धातु का स्वरूप। अस्थि का स्वरूप, जो मेदस अपनी अग्नि द्वारा परिपक्व हो जाता है और वायु द्वारा उत्पन्न सुखा दिया जाता है, वह अस्थि संज्ञा को प्राप्त करता है। ये अस्थियां संपूर्ण शरीर में 60 स्वरूप है। तो जो मेदस यानी कि अपनी अग्नि द्वारा
परिपक्व हो जाता है, यानी कि मेद धातु जब परिपक्व हो जाता है मेद अग्नि में और वायु द्वारा अत्यंत सुखा दिया जाता है तो अस्थि का निर्माण होता है, यानी कि इसको भी सुखा दिया जी, है ना। मेद धातु भी क्या है कि मेद धातु का सार भाग कह लीजिए क्या है कि अस्थि कहलाता है। मेद धातु को जब अत्यंत सुखा दिया जाता है तो अस्थि धातु का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, ये अस्थियां संपूर्ण शरीर में सार रूप में पाया जाता है। मतलब क्या है कि बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब जिस प्रकार से अस्थियां रहती है इसी प्रकार से अपना बॉडी का जो है स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक आधार है जी, ये है ना। तो ये अपने शरीर में अस्थियां जो है आधार है, ये धारण करता है जी शरीर को, है ना। और मांस क्या है, लेपन करने का कार्य करता है। तो जो मेद अग्नि द्वारा अपनी अग्नि द्वारा जब परिपक्व हो जाता है और वायु द्वारा अत्यंत सुखा दिया जाता है तो अस्थि का रूप लेता है। इसी प्रकार से मज्जा है। मज्जा क्या है, तो जो अस्थि अपनी अग्नि द्वारा परिपक्व हो जाती है और उसका सार, है ना, श्वेत के समान पृथक होकर गाढ़ा हो जाता है, वह मज्जा कहलाता है। बोन मैरो का ये है परिभाषा कि जो अस्थि के अंदर ही पाया जाता है। तो जब अस्थि परिपक्व हो जाता है तभी उसके अंदर मज्जा आएगा जी। तो देखिए जी, अब मैं आपको 4 चीज़ें बताता हूँ। घी, तेल, बसा, मज्जा। आपने सुना होगा कि 4 प्रकार का स्नेह है दुनिया में। क्या है जी, तेल। तेल क्या है जी, तेल आपका जो है औषधियों से प्राप्त होगा, जैसे तिल का तेल, सरसों का तेल, नारियल का तेल, एरंड तेल। तो ये सब क्या है जी, ये सब जो है आपके वनस्पतियों से प्राप्त है, ठीक है। तो एक वनस्पति से प्राप्त है और घी, तेल, बसा ये तीनों प्राणियों से प्राप्त है जी, है कि नहीं है। जैसे घी भी है तो दूध पशु से ही प्राप्त होता है ना, हाँ ठीक है। घी जो है आपका दूध से बनता है, लेकिन बसा मज्जा प्राणियों को मार करके निकाला जाता है जी। बसा और मज्जा, घी, तेल, बसा, मज्जा। तो बसा क्या है जी, आपका मेद है। मज्जा क्या है जी, बोन मैरो है, ठीक है जी। तो हुआ क्लियर जी, बसा और मज्जा में अंतर। बसा क्या है, अस्थि के बीच में पाया जाता है, और मज्जा क्या है कि त्वचा में पाया जाता है, त्वचा के नीचे पाया जाता है, ये बताया गया है जी। फिर भी इसका एक विशेष स्थान भी है ना, बताएंगे। तो इस प्रकार से ऐसा है कि रस धातु का मैंने सभी धातु का कार्य शॉर्ट में बता दिया है, और सभी धातु का जो है क्या है कि एक बता दिया गया है कि किस प्रकार से धातु निर्माण होता है, कैसे होता है, किसके बाद होता है। तो अंतिम एक और बच गया है, शुक्र का स्वरूप। तो ये भी पढ़ दीजिए मृत्युंजय जी। शुक्र का स्वरूप, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है और व्यक्ति दर्शन युवावस्था में होती है तथा वह स्फटिक बिल्लोर के समान उज्जवल, श्वेत, द्रव, तरल, चिकना, मीठा, मधु की गंध वाला होता है। कुछ आचार्यों का कथन है कि तेल तथा मधु जैसा शुक्र भी उत्तम होता है। देखिए, मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है, बोन मैरो कहता है। जब मज्जा अग्नि अच्छी रहती है तो मज्जा अग्नि जो है परिपक्व होकर के, मज्जा परिपक्व होकर के शुक्र की उत्पत्ति करता है, और उसकी व्यक्ति युवावस्था में होती है। अभिव्यक्ति मतलब कह सकते हैं कि, और ये जो है युवावस्था में होती है, विशेष करके युवावस्था में। दर्शन मतलब कि व्यक्ति मतलब दर्शन, वैसे तो बचपन मतलब कि गर्भ में ही होता है। शुक्र धातु का निर्माण मैं बताऊंगा। मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है, लेकिन ये व्यक्त जो है, दर्शन जो है, युवावस्था में होता है। तथा वह कैसा होता है जी, तो फिटकरी के जैसा होता है जी, स्फटिक जैसा। देखिए यहाँ पे आया स्फटिक, फिटकरी के समान होता है। फिटकरी देखा होगा आपने, ये सफ़ेद फिटकरी है ना, लाल भी होता है लेकिन सफ़ेद फिटकरी। और ये द्रव होता है जी, अस्थि तो ठोस है लेकिन ये द्रव है, और ये चिकना भी है, और ये मीठा भी है। ये मधु की से गंध वाला है, मैंने शहद जैसा गाढ़ा है। और कुछ आचार्यों को तो ये भी कहना है कि तेल या शहद जैसा जो शुक्र है वो सबसे उत्तम है। तो ये स्फटिक होता है, स्फटिक जैसा रंग वाला होता है, सफ़ेद होता है, वैसे श्वेत होता है। तो शुक्र धातु का जो रंग है सफ़ेद है और तरल है, चिकना है और गाढ़ा है जी, मधु जैसा गाढ़ा कह सकते हैं, या उससे भी ज़्यादा गाढ़ा होता है। तो क्या है कि अलग अलग पुरुषों में अलग अलग शुक्र धातु रहेगा,
जैसे जो जितना ज़्यादा छीन होता है, जिसका मान लीजिए धातु का छीन हो जाता है तो पतला हो जाता है, लेकिन जो शुक्र धातु को बनाए रखते हैं तो क्या है कि शुक्र धातु गाढ़ा होता है। तो मज्जा से शुक्र की उत्पत्ति होती है और उसके व्यक्ति माने वो युवावस्था में होती है, और ये स्फटिक के जैसा समान होता है, सफ़ेद होता है, द्रव होता है, चिकना होता है, मधुर होता है, मधु के समान होता है, मीठा होता है, इस प्रकार से बताया गया है। और तेल और घृत जैसा होता है, तेल और मधु जैसा होता है जी। ऐसा जो है शुक्र का स्वरूप बताया गया है। और ये शुक्र धातु जो है अंतिम धातु है, और शुक्र धातु के बाद जो है ओज का निर्माण होता है, वो आगे बताया जाएगा। लेकिन अभी जो है मैंने आज आपको क्या बताया जी, तो अभी मैंने आपको जो है ये बताया कि सबसे पहले जो है धातु क्या है, धातु की परिभाषा क्या है, ये बताया मैंने। फिर धातु की उत्पत्ति जो है और उसका कार्य बता दिया कि कौन से धातु का क्या कार्य है। एक सिंपल मतलब तरीके से एक वर्ड में मैंने बता दिया कि रस धातु का काम है तृप्ति, रक्त धातु का काम है जीवन, मांस धातु का काम है लेपन, है ना। अस्थि धातु का काम है मांस हो गया, मेद धातु का काम है संयुक्ता, संयुक्ता शरीर की त्वचा की संयुक्ता बनाए रखना, और अस्थि धातु का काम है धारण करना, अपने शरीर को धारण करना। मान लीजिए रीढ़ की हड्डी टूट गया तो मांस होते हुए क्या करेगा। फिर अस्थि धातु काम हो गया। मज्जा धातु का काम है अस्थियों के मजबूत बनाए रखना, जो नहीं तो अस्थि खोखला हो जाएगा तो फिर धारण कहाँ से हो पाएगा। और शुक्र धातु का काम है गर्भोत्पादन, और इसका मैंने स्वरूप भी बता दिया कि रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा का स्वरूप क्या है। ये था आज का टॉपिक। और अब जो है हम कल से रस धातु की डिटेल से जो पढ़ने वाले हैं कि रस धातु जो है असल में क्या है, और इसकी मात्रा क्या है, कितना है, क्या कार्य है, इसके क्षय, इसके वृद्धि से क्या रोग होने वाले हैं। इसके कार्य अभी पूरा नहीं पढ़े हैं, फिर पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद क्षय जब घट जाए तो क्या होगा, जब बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा। तो ये सब जो है कल से क्लास में पढ़ने वाले हैं। और रस धातु से उत्पन्न होने वाले कम से कम 20 बीमारी है, सब बीमारी के बारे में पढ़ेंगे जी, है ना। और इसकी चिकित्सा भी पढ़ जानेंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है धातु का, ठीक है जी। तो आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो कर सकते हैं। मुझे समझना था, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार आप उसको रिपीट कर दीजिए ना, जैसे आपने बताया ना बात से मतलब अस्थि का संबंध है कब हाँ, से, तो उसको एक बार आप रिपीट कर देते तो थोड़ा बेहतर होता। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे। वैसे जैसे बात पित्त कफ, उसका घर बताया गया है जी, आश्रय बताया गया है। तो क्या है, जैसे पहले बात है तो बात का आश्रय स्थान अस्थि है, ये हड्डी में रहता है बात। पित्त का आश्रय स्थान रक्त होता है, और कफ का आश्रय स्थान रस धातु होता है। तो ऐसा देखते होंगे कि जो त्वचागत रोग है जी, सॉरी, जो आपके रक्तगत रोग है ना, यानी कि पित्त को आप शांत करेंगे तो रक्त भी शांत होगा, मतलब रक्त धातु भी अच्छा होगा। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर केस में क्या है, जब हम पित्त की चिकित्सा करते हैं तो रक्त की भी चिकित्सा हो जाती है जी। जैसे पित्त की शांति के लिए हम नीम का प्रयोग करते हैं कि नहीं, तो आपका रक्त भी शुद्ध हो जाता है जी। पित्त के शांति के लिए, पित्त के उष्ण गुण को कम करने के लिए हम पाठा का इस्तेमाल करते हैं, सरीबा का इस्तेमाल करते हैं, खदीर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि आगे जो है रक्त भी शुद्ध हो जा रहा है। तो ये क्या है मतलब, यानी कि जब पित्त ही दूषित होता है, पित्त जब दूषित हो जाता है तो रक्त धातु को दूषित कर देता है, क्योंकि पित्त दूषित है। अब पित्त रह रहा है कहाँ, रक्त में रह रहा है। तो जब पित्त दूषित है तो संभव है कि रक्त भी दूषित हो जाए, रक्त भी कुपित हो जाए, तो रक्तगत व्याधियाँ हो जाएगी। तो इसलिए रक्तगत व्याधियाँ जितनी भी होती हैं उसमें हम पित्त की चिकित्सा करते हैं, रक्त की चिकित्सा करते हैं। इसी प्रकार से बात का भी है, कफ का भी है। तो ये हम जानेंगे। लेकिन कल से जो अपना टॉपिक है, कल से कोई भी साथी क्लास मतलब क्या है कि समय पे जुड़े, है ना, 2-4-5 मिनट पहले ही जुड़े, और जो भी टॉपिक छूट जाता है क्लास यूट्यूब पे सुने, क्योंकि कल से मतलब चिकित्सा भी कहिए कि आप सभी को जो है देने वाला हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा बताने वाला हूँ। चिकित्सा भी इसमें जो है बताया जाएगा। जैसे रस धातु का क्षय होगा, रस धातु का वृद्धि होगा, और रस धातु से कितनी बीमारियाँ हो रही है, और इसका मात्र एक ही चिकित्सा रहेगा। इसलिए आपको बहुत ही सिंपल, इसको हमने नाम दिया है धातु पाचक सिद्धांत, है ना। तो अभी तक आप लोगों ने धातु पाचक सिद्धांत नहीं सुना होगा, लेकिन अभी जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कल से धातु पाचक सिद्धांत। कल से जो है
हम अपना रस धातु के जो है डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शांति पाठ करके आज की क्लास को विराम देते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। भगवान धन्वंतरि की कृपा आप सभी पे बने रहे। जय धन्वंतरि, जय आयुर्वेद।